मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसी घटना ना हो, हम सभी इसका प्रयास करेंगे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। यहाँ पर बार बार घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन भी करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। परिवार के बड़े बूढ़ों को भी विश्वास लिया जाएगा। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ हूँ। इस मामले में हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसी दुखद घटना पर राजनीति ना करे। घटना जब भी होती है तो पीड़ित का मन आहत होता है। सरकार की संवेदनशीलता है कि पीड़ित परिवार की हिम्मत बनाने के लिए वह सरकार उनके साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार के घर आए। हाँ, मुझे बड़ा दुख है, घटना है। परस्पर ऐसी घटना न हो, हम सब प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, घटना घटी है और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से में सहायता लगती है, सरकार उनके साथ रहेगी। अब मैं तो इस मामले में निष्पक्ष हम जांच कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस से भी कहूंगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न करें। जिस भी आपका आना क्या ठीक है यहाँ? देखो भाई, मेरा ऐसा कहना है, ये घटना जब भी होती है तो पीड़ित पक्ष के मन में आहत होता है। एक मौत हो गई, दो मौत हो गई, तीसरी मौत हो रही है और ऐसे में ना आने के बारे में आप बता दो। सरकार की संवेदनशीलता भी कोई चीज है कि नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष का हिम्मत बढ़ाना, उनकी हिम्मत के लिए सरकार साथ खड़ी है, ये विश्वास जगाना और कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि घटना तो आपस में हो रही है, पार्टी सरकार नहीं है। सरकार सबके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार ये प्रयास करेगी ऐसी घटना दोबारा न हो। मोहन यादव के राज में दलित होना पाप हो गया है। पीड़ित के परिवार को पीड़िता की हत्या की आशंका, सीबीआई जांच। जीतू पटवारी ने कहा, मोहन सरकार मौत का तांडव देख रही है। आगे उन्होंने कहा, दोनों पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद करेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मीडिया प्रभारी अध्यक्ष मुकेश नायक ने सागर जिले के ग्राम बरोदिया नौनगिरी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, हिम्मत दी और मदद करने का, न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। पटवारी ने पीड़ित परिवार की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात भी करवाई। गांधी ने पीड़ित परिवार को दांदस बधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही पटवारी ने दोनों पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद का आश्वासन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिया है। मृत्यु हो गई, इसके भाई की भी हत्या हो गई, इसके सगे चाचा की भी। हेलो, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजीनामा पे गवाह बना रहे थे, तो जो एक गवाह था राजेंद्र, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया और प्रशासन बहुत दबाव बना रहा है। उसमें से 3 आरोपी अंकित सिंह और विजय सिंह, इनका केस में नाम नहीं है। ऐसे करिए, आप पूरा जीतू को समझा दीजिए जी, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत जी। और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की, हम आपकी मदद कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक, ओके, थैंक यू। जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा विकसित किया गया, जहां एंट्री फीस के लिए एक ठेका कंपनी को ठेका दिया गया, जहां नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एंट्री फीस को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। जहां पर नगर कांग्रेस कमेटी पार्षद दल के साथ राइट टाउन स्टेडियम पर ध्यान दे रही है, जहां नगर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल आज जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना से मिला और राइट टाउन स्टेडियम में ली जा रही एंट्री फीस के बारे में बात की, जहां कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया है। देखिए, नगर कांग्रेस कमेटी और पार्षद दल के द्वारा निरंतर जब से राइट टाउन स्टेडियम में हमको भ्रष्टाचार और लूट की खबर आई, तब से हम लोग आंदोलनरत थे
और हम लोगों ने जो पब्लिक से बातें आ रही थी कि जिस तरीके से वॉकर से पहले 1000 रुपये की अवैध वसूली करी गई, उसके बाद 354 रुपये की वसूली की गई, फिर उसके बाद 300 रुपये की वसूली करी गई। लेकिन जो ठेका का जो नियम है, जो टेंडर के नियम है, उसमें साफ तौर पे उल्लेख है कि वॉकर से सिर्फ 100 रुपये आप प्रति माह ले सकते हैं। हम लोग इसी बात को लेकर धरने पर थे। कल से अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों ने दिया था कि जो आपकी ठेका शर्तों की जो शर्त है कि आप 100 रुपये से अधिक नहीं ले सकते, आप 100 रुपये लें। कल हम लोग गए वहाँ पर कि हम लोगों की 100 रुपये की रसीद काटी जाए और हमको वहाँ पर वॉकिंग करने दी जाए। तो पुलिस बल का सहारा लेके वहाँ पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी और ठेकेदार ने हम लोगों की रसीद नहीं कटने दी। आज ये सभी बातों को लेके माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोगों की आधा घंटे की चर्चा हुई और उस चर्चा में बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय ने हम लोग की बात सुनी। हम लोग उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। उनने इसको सहजता से स्वीकारा कि जो मोटी मोटी बातें थी वो तो मेरी नज़र में थी, लेकिन अंदर के जो क्या चीज़ें हैं उसको मैं नहीं देख पाया था, लेकिन मैं इसको तत्काल संज्ञान में लेता हूं। अगर ठेका शर्तों में 100 रुपये का उल्लेख है तो निसंदेह 100 रुपये ही लिए जाएंगे। अगर ठेकेदार के ऊपर कोई ऐसे बैरियर नहीं लगाए गए हैं कि वो कितनी वसूली कर सकता है, किस चीज़ का क्या दर तय कर सकता है, तो उस पर भी वो उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्टर साहब ने हम लोगों की बात सुनी और हम लोगों को आश्वस्त करा है कि दिन 2 दिन के अंदर और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है इस समूची व्यवस्था को वो सुधारेंगे और ठेका शर्तों में जो लिखा हुआ है उसको अक्षरता वो पालन करवाएंगे स्मार्ट सिटी से। और उनने साथ ही साथ हम लोगों से अपील भी करी है कि जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उसको मैंने संज्ञान में लिया है, वो मेरी जानकारी में है और जो आपके इश्यूज़ हैं वो वाकई में जनहित के हैं और जो भी इसमें उल्लंघन हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। और हम लोगों से आंदोलन धरना समाप्त करने की उनने अपील करी है। तो शाम को 5:30 बजे हम लोग वहाँ पर जो वॉकर्स आते हैं, जो खिलाड़ी आते हैं, उनके समक्ष अपनी बातों को रख के आज धरना समाप्त करने जा रहे हैं। राइट टाउन का जो स्टेडियम है, राइट टाउन के स्टेडियम का जो ऑपरेशन वाला पार्ट है वो किसी आउटसोर्स एजेंसी को दिया गया है। उसको लेके कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं कि जो फीस ली जा रही है, खासतौर से मॉर्निंग वॉकर्स से जो 350 रुपये लिए जा रहे हैं, उसको लेके आप लोगों का विरोध है कि वो जो टेंडर निकला था NIT डॉक्यूमेंट जो है, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में शायद उसमें 100 रुपीज़ की लिमिट है कि 100 रुपये से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। उनका कहना है कि इसका वायलेशन करके 354 रुपये लिए जा रहे हैं। मैंने उनको, वो धरने पे बैठे हुए, मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि अभी हम लोग काउंटिंग में व्यस्त हैं और इन सारी चीज़ों को अभी हम 4 तारीख के बाद ही विचार कर पाएंगे। तो 4 तारीख के बाद हम इसको देख लेंगे। यदि मान लो कहीं कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, टेंडर में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसका वायलेशन नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा। ये मैंने उनको एश्योरेंस किया है और मुझे उम्मीद है कि वो धरना शायद आज से ख़त्म कर देंगे। थैंक यू। जबलपुर के कोसा समाज ने मालवीय चौक से लेकर सिविक सेंटर तक कैंडल मार्च निकालते हुए पुणे सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई अश्विनी कोस्टा के लिए न्याय की मांग की है। गौरतलब हो कि बीते दिनों पुणे महाराष्ट्र में एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें जबलपुर शहर के कोसा समाज की प्रतिभावान बच्ची अश्विनी कोस्टा भी शामिल है। इधर आकर्षित कोस्टा समाज के सदस्यों ने मांग की है कि पुणे सड़क दुर्घटना केस में जिन तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं पैसों की चमक के आगे न्याय फीका होता जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। विगत दिनों पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में कोस्टा समाज की इंडियन लड़की, जबलपुर निवासी अश्विनी कुमारी और अनीश अवधिया जो कि मध्य प्रदेश से हैं, दोनों एक गाड़ी में जा रहे थे। जिस तरह से रईस यादव द्वारा कुचलते हुए उनकी हत्या की गई और उसके बाद शासन प्रशासन वहाँ का जिस तरह से उस आरोपी के आव भगत में लगा रहा, जिस तरह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि पिज्ज़ा वगैरह भेंट किया जा रहा था, और फिर इतने के बावजूद भी शासन प्रशासन के आँख के नीचे उस आरोपी के माता पिता जो बहुत बड़े बिल्डर हैं और राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, उन्होंने बच्चे की नाबालिग का सर्टिफिकेट बनवाया डॉक्टर से। शासन प्रशासन क्या कर रहा था? हमारी यही मांग है कि नाबालिग का सर्टिफिकेट बना के इतना बड़ा अपराध किया, योजनाबद्ध तरीके से गाड़ी चढ़ाकर होनहार बेटे बेटियों की हत्या की गई और जिस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। और हमारी मांग है, हमारे कोस्टा समाज की मांग है कि वो महाराष्ट्र में केस
को स्थानांतरण मध्य प्रदेश में किया जाए, क्योंकि वहाँ पर सत्ता सरकार का जिस तरह से दुरुपयोग करके पूंजीपतियों द्वारा केस को बदला रूप दिया गया है वह निंदनीय है। और हम आज कोष्टा समाज द्वारा मृत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और कैंडल मार्च का आयोजन करके हम मौन जुलूस निकालकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ तक निकाला? और ये सिविक सेंटर से प्रारंभ हुआ और तीन पत्ती चौराहा, मालवी चौक होते हुए फिर सिविक सेंटर पहुंचकर वहां पर समापन होगा। शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। नाम आपका? और टीकाराम कोष्टा। जी, आज आपने कहाँ से कहाँ तक का कैंडल मार्च निकाला, क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम लोगों ने यहाँ मालवी चौक से लेके यहाँ पर सिविक सेंटर तक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मेरी बेटी अश्विनी को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च हमारी समाज की तरफ से निकाला गया है, कोष्टा समाज की तरफ से। और कौन कौन से इसमें दल भी शामिल होंगे जो आपका समर्थन किए? नहीं, अभी कोई राजनीतिक वो तो है नहीं, ये तो समाज का था। वैसे विभिन्न समाज के और सभी लोग जो मेरे स्नेही जन जो है ना सभी शामिल हुए हैं, ऐसा कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि कठोर से कठोर कोई पर कार्रवाई और क्या कमी रह गई है शासन प्रशासन में? जो शासन प्रशासन तो अब ऐसा है, आज की डेट तक तो सब ढीला ढाला कार्यक्रम चल रहा है। मेरी मांग है कि मतलब थोड़ा जल्द इसमें कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द न्यायालय में ये केस पुटअप किया जाए। साथ ही मैं इस मंच से कोष्टा समाज की तरफ से और मैं एक पिता होने के नाते मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस को, चूँकि इस केस से पूरे देश की विचारधाराएं जुड़ चुकी हैं, तो इस पर विशेष रूप से निगरानी करके इस केस को निपटारा किया जाए। इस केस का सुरेश कुमार कोष्टा, अश्विनी के पिता। सीहोर जिले के भेरुंदा के से मामला सामने आया, जहां पर डॉक्टर को वैसे तो भारत में भगवान का रूप माना जाता है, वहीं डॉक्टर मरीज के साथ आभ्रतता करते हैं तो डॉक्टर को भगवान कहां से मानेंगे। डॉक्टर हुए मरीज के दुश्मन। आभ्रतता के मामले में भेरुंदा सिविल हॉस्पिटल सुर्खियों में बनी रही है। सीहोर जिले के भेरुंदा के सिविल अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर रुक्मणी गुलहारिया द्वारा पीड़ित स्वाति और उसके पति शुभम विश्वकर्मा आभ्रतता व्यवहार के मामले में सीहोर सदस्य टीम भेरुंदा पहुंची। यहां टीम ने डॉक्टर रुक्मणी गुलहारिया पीड़ित और उसके परिवार से पूछताछ की। जांच टीम ने 2 घंटे बंद कमरे में पूछताछ की ताकि प्रीति स्वाति और शुभम विश्वकर्मा ने शिकायत पत्र वहीं बयान दिया। यहां जांच कराई जा रही है। पीड़ित स्वाति और उसका पति शुभम विश्वकर्मा चाहते हैं कि रुक्मणी गुलहारिया पर सख्ती से पूछताछ की जाए। तो क्या लगता है दोनों संतुष्ट हैं? जैसे कि जिस हिसाब से फरियादी आया था तो संतुष्ट लगा आपको? आपकी बातों से आप सब कुछ संतुष्ट आप रोज सलामत हो, जैसे लोगों से सलाह ली कि इन लोगों का पेशेंट आप सोनोग्राफी होती है जो प्राइवेट दिखाते हैं, ऐसा नहीं, आप सर से पूछो, सर से बात करो। ऐसा नहीं होता, आप सर से पूछते सोनोग्राफी होती है, बता देते आपको पानी पीने की कोई जरूरत है तो किसी ने बोलते हैं पानी पीने से आप बात तो करते हैं, उसकी जरूरत है किसी पानी पीना, पानी वाटर जाती है। मैडम एक बात और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से महिला डॉक्टर के पूर्व में भी कई मामले इस प्रकार का है। मैं तो अभी नहीं आई। क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और मैं जो है बिजला का निवासी हूँ। मैं कल 25/5/2024 को मेरी मिसेस की 8वें महीने की सोनोग्राफी होनी थी, जिसके लिए मैंने 1 महीने पूर्व जो है सोनोग्राफी की दिनांक लेकर रखी थी और पर्चे पे लिखवा कर रखी थी। जब मैं कल 25 तारीख को जब सोनोग्राफी करवाने के लिए उसको लेके गया तो वहाँ पर मैंने शासकीय सिविल अस्पताल में जो टोकन नंबर और पर्चा कटवाने की जो प्रक्रिया होती है वो पहले से ही लेके रखी थी। तो सोनोग्राफी जो वहाँ पर रुक्मणी गुलारिया करके एक मैडम बैठती है वो करती है, तो जो उनके द्वारा जो प्राइवेट पर्चे पे जो पेशेंटों को जो देखती है उनको बिना किसी सीरियल नंबर या टोकन नंबर के पहले तो उन लोगों की सोनोग्राफी की जा रही थी क्योंकि उनके पास प्राइवेट पर्चे थे।
बाद में जब आखिरी में हमारा नंबर आया, क्योंकि हमारे पास सिविल अस्पताल का पर्चा था, तो नंबर आने के बाद सोनोग्राफी करवाते समय क्या है, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए लेडीज़ों में, तभी सोनोग्राफी होती है। तो मेरी मिसेज़ की जो पानी की बॉटल थी, वो सोनोग्राफी करवाने के समय अंदर छूट गई थी, और वो बॉटल जो है किसी अन्य महिला के द्वारा वहाँ पर पानी जो है डुल गए। तो बाद में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मिसेज़, हम तीनों बाहर थे। तो मेरी मिसेज़ का एक सिस्टर के द्वारा नाम लेके बुलाया गया कि स्वाति कौन है, अंदर आओ। तो उसको अंदर बुलाया और कहा कि ये पानी की तेरी बॉटल से धुला है, यहाँ पर पोछा लाकर लगा, तभी तेरी सोनोग्राफी दूंगा। तो इस चीज़ की जानकारी मुझे लगी, तो मैं अंदर गया, तो मैंने ये चीज़ का विरोध करा। मैंने कहा बेटा, मेरी मिसेज इस चीज़ का थोड़ा ना कोई वो है। मैंने कहा उसकी बोतल से पानी डुला, लेकिन वो पानी उसने नहीं डुलाया, किसी अन्य महिला ने डुलाया है। तो आप, मेरी मिसेज उस चीज़ पर वहाँ पर पोछा क्यों लगाएगी? तो उनका मतलब इस प्रकार से अपशब्द में उसको इस प्रकार से जलील करा मेरी मिसेज को। तो इस चीज़ का मैंने विरोध करा। तो विरोध करने के बाद मैंने तुरंत ही फिर वहाँ से कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया। कलेक्टर महोदय के साथ-साथ मैंने सीएचएमओ साहब को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, और घटनाक्रम की जानकारी देने के बाद उनके द्वारा जो है तुरंत बीएमओ को फ़ोन से संपर्क किया गया। मतलब बीएमओ मनीष शाश्वत जी है, उनको फ़ोन पर संपर्क किया गया। फ़ोन पर उनको जो है इस चीज़ का मसला सुलझाने को कहा गया, और तुरंत जो है बीएमओ साहब ने अंदर आकर, बीएमओ साहब भी पहले जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे। फिर बाद में जब कलेक्टर महोदय का फ़ोन आया और सीएचएमओ साहब का फ़ोन आया, तो उस चीज़ को उन्होंने गंभीरता से लिया और अंदर आकर कहा कि ये पानी जो डुला है, बोले इसको किसकी बॉटल से डुला है। तो उन्होंने क्या करा, इससे पहले एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी आया था, तो जो सफाई कर्मचारी आया था उसको भी वो मैडम ने वापस पहुँचा दिया। वापस ये कहकर पहुँचाया कि ये पानी जिस औरत की बॉटल से डुला है, वही आकर बोले यहाँ पे पोछा लगाएगी, बोले तभी मैं उसको सोनोग्राफी दूँगी। तो बाद में बीएमओ साहब के समझाने के बाद सोनोग्राफी मेरे को दी गई, और सोनोग्राफी देने के साथ-साथ जो है मैंने उसी समय 181 पर भी उस चीज़ के विषय में कंप्लेंट कर दी थी, और साथ ही मैंने थाना प्रभारी महोदय नसरुल्लागंज दांगी साहब को भी इस विषय में घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, और उनको भी एक लिखित में आवेदन देके आया। और उसके उसी आवेदन के बिहाफ पे मैंने अपने बीएमओ साहब को भी आवेदन दिया है, और मेरा निवेदन यही है कि उपरोक्त घटनाक्रम में जो भी घटित हुआ है उस पर उचित से उचित और ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना अन्य महिलाओं के साथ ना हो। और बस यही निवेदन है। जबलपुर में अपने ही पिता और भाई की हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ फरार हुई नाबालिग युवती पुलिस के बीच की आंख मिचौली अब लगभग खत्म हो चुकी है। बता दें कि बीते 15 मार्च को रेल कर्मचारी पिता राजकुमार विश्वकर्मा और भाई तनिष्क की हत्या करने वाली नाबालिग युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 2.5 महीने की तलाश के बाद उसे मंगलवार की शाम हरिद्वार पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह अभी फरार है। जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस की टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। बीते करीब 70 दिन से नाबालिग और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश की जा रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए जबलपुर पुलिस ने 10,000 पोस्टर देश भर में लगवाए थे। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को हरिद्वार पुलिस का फोन आया था। वीडियो कॉल पर नाबालिग की तस्वीर दिखाई गई। जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। गिरफ्तारी के विषय में जानकारी देते हुए जबलपुर पुलिस ने बताया कि मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की आश्रम, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों को ठिकाना बनाकर वहां पर रह रहे थे। वे यहाँ भोजन करते थे और फिर आसपास छिपकर दिन गुजारते थे। हरिद्वार में इसी तरह वे एक मंदिर के आश्रम में छिपे थे। आश्रम के चौकीदार को मुकुल की शक्ल पोस्टर में छपी तस्वीर मिलती जुलती दिखी। उसने इसकी खबर पुलिस को दी। हरिद्वार पुलिस ने मुकुल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वह चकमा देकर फरार हो गया। जबलपुर पुलिस की माने तो जल्द ही मुकुल सिंह भी पुलिस से गिरफ्त में होगा। हरिद्वार पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। आप लोगों को पता है कि ये सिविल लाइंस थाने में जो डबल मर्डर के आरोपी मुकुल और उसके साथ जिसकी हत्या हुई थी उसकी बच्ची नाबालिग, ये लोग जो है लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, परंतु पुलिस के द्वारा लगातार उनके संबंध में उनके पोस्टर्स और लोकल नेशनल न्यूज़ में उनकी फ़ोटो और ख़बर और देश के सभी थानों में उनके फ़रार होने की जानकारी दी गई थी। उसका अच्छा नतीजा निकला कि ये दोनों जो हैं वहाँ हरिद्वार में पब्लिक के द्वारा पहचाने गए, उनको रोका गया, और जब तक कि वो समझ पाते कि ये यही हैं तब तक लड़का ज़रूर आगे निकल गया, लेकिन जो नाबालिग बच्ची है वो ज़रूर मिल गई है, जिसके लिए फिर यहाँ से जबलपुर से पुलिस की पार्टी उसको लेने के लिए रवाना हो गई है। अब आरोपी मुकुल, जैसा कि जब तक पब्लिक, चूँकि पुलिस नहीं थी उस समय तत्काल में हरिद्वार की लोकल,
तो उसको मौका मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में अब ये जो बच्ची मिली है उससे भी अब जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त होगी, कुछ उससे भी मदद मिलेगी, और वहाँ यूपी उत्तराखंड पुलिस को भी इस बारे में जानकारी पुनः दे दी गई है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी पकड़ में आ जाएगा। अब ये सब बातें अभी उसके जो नाबालिग है उसके लौटने पर ही चीज़ें स्पष्ट होंगी, पर यह समझ में आया कि अब उनके पास जो पैसे बचे नहीं थे, जो फ़ोन पर जो बात हुई है लड़की से, तो बता रहे थे कि हरिद्वार में चूँकि आश्रम और इस तरह के स्थान बहुत हैं, तो वहाँ पर खाने पीने की सुविधा रहने की मिल जाती है, तो वो लोग ऐसे ही समय काट रहे थे। सर, बच्ची को जबलपुर पुलिस लेकर जाएगी? हाँ, अभी कल रवाना हुई है, अब संभवतः कल तक वापस लेकर आएगी। इंडिया का त्योहार कहे जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग IPL खत्म होने के बाद अब खिलाड़ियों का अपना गृह नगर पहुंचने का सिलसिला जारी है। किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलने वाले भोपाल के क्रिकेटर शशांक सिंह भी भोपाल पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने शशांक सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भोपाल पहुंचे शशांक सिंह ने कहा कि उनके पिता स्पेशल DG शैलेश सिंह वरिष्ठ IPS हैं, लेकिन उनका सपना था कि मैं एक सफल क्रिकेटर बनूं। पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैंने कम उम्र में ही क्रिकेट की पिच पर पसीना बहाना शुरू कर दिया। सबसे पहले भोपाल में JS पठानिया एकेडमी में खेलना प्रारंभ किया और बाबे अली मैदान पर सेंट माइकल एकेडमी में भी अभ्यास किया था। शशांक ने कहा कि सभी के आशीर्वाद से वह टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके परिवार के साथ पूरे भोपाल की इच्छा है कि वह जल्द ही नीली जर्सी में नजर आए। शशांक ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में खेलना शुरू किया, लेकिन रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मुंबई से मिला। 2015 से 2018 तक शशांक ने मुंबई का प्रतिनिधित्व किया। एलिजिबल नहीं हूँ खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ भी डोमिसाइल नहीं है। मैं एलिजिबल हूँ छत्तीसगढ़ से खेलने के लिए। जब मैं MP से खेला था तब MP छत्तीसगढ़ एक ही था। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, जब एक ही था वो, तो इसलिए मैं MP से भी अंडर 15-17 खेला हूँ। बट अब जब मैं बॉम्बे को खेल रहा था, बॉम्बे के जब मुझे स्टेट चेंज करना था, क्योंकि रेड बॉल में इतना चांस नहीं मिल रहा था मुझे, तो फिर मैंने छत्तीसगढ़ मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, बिकॉज मेरा बर्थ प्लेस भिलाई है और उनका टीम भी अभी नया टीम है, तो वैसे चांसेस ज़्यादा थे इसीलिए। आप अभी 32 साल आपकी एज हो गई है, आपको नहीं लग रहा थोड़े आप लेट हो गए इंडियन टीम में जाने के लिए? सर, अभी आप जैसे क्रिकेट का फॉर्मेट देखेंगे तो जैसे मैं सूर्या कुमार, प्रवीण तांबे, इनको अपने एग्जाम्पल्स मानता हूँ कि मैं इनके साथ काफ़ी खेला हूँ क्रिकेट, तो मुझे लगता है कि एज एक नंबर है। ऑब्वियसली मुझे एक 22 साल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज 22 साल में जो मेरी फिटनेस थी, जितनी मैं तब मैं करता था, उससे डबल मेहनत मुझे अभी करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली मुझे वर्क एथिक्स बेटर करने पड़ेंगे, अपनी डाइट बेटर करनी पड़ेगी, फील्डिंग और ट्रेनिंग बेटर करनी पड़ेगी। बट आई थिंक एज एक क्राइटेरिया नहीं है। अभी आप जैसे आप जो अभी भी इंडियन टीम गई है, उसकी आप एवरेज एज देखोगे तो 29-30 है। तो एक टाइम आया था, बीच में एक दौर आया था कि जब हम लोग देख रहे थे 22, 24, 25 साल का हो, बट अभी आई थिंक वापस वो दौर आ गया जहाँ पे एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। एक सवाल कॉमन है, जब आपका पंजाब अच्छा फील हुआ बिकॉज वो एक पोस्ट था जो एक ओनर से एक प्लेयर का पोस्ट नहीं था, वो एक पोस्ट एक ह्यूमन टू ह्यूमन था। एक IPL एक बहुत ही प्रोफेशनल टूर्नामेंट है, एक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट है, तो यूजुअली जो ओनर्स करते हैं वो एज अ ओनर प्लेयर रिलेशन होता है, बट जो उन्होंने मेरे साथ किया वो एक बहुत पर्सनल टच था और मैं फॉर एवर ग्रेटफुल रहूँगा उसके लिए। डोमेस्टिक टूर्नामेंट से आप काफ़ी खेले भी हैं, आपको जो सर हमारा जो बबल था, हमारा एक पंजाब किंग्स का जो बबल था, मैनेजमेंट, कोचेस, प्लेयर्स, तो सर हमें वो कभी गलती लगी ही नहीं। जो डे 1 था मेरा पंजाब किंग्स के ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे जो ओनर्स थे, प्रीति मैम थी, नेसवाडिया सर थे, जो वेलकम मुझे मिला, तो मुझे डे 1 से मालूम था कि यार मैं ही वो सही पिक हूँ इनका। एक मीडिया में ट्रोलर्स थोड़ा सा होता है, वो वाइब बन जाती है एक, बट हमारे बीच में कभी भी कुछ अनबन नहीं थी, या कभी भी 1 मिनट के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था कि यार मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है या उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। तो डे 1 से हम लोग क्लियर थे, और ऑब्वियसली जब परफॉर्म किया तो आई थिंक मैंने आप सबको सही साबित किया। किसी को गलत साबित नहीं किया, सबको सही साबित किया मैंने। ने आपके लिए पोस्ट जो है नहीं सर, गूफअप सर एक नाम के 2 लोग थे। मेरा भी शशांक सिंह नाम था और एक बंगाल का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है वो भी, उसका भी शशांक सिंह नाम था, बट उसका भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड नहीं है अभी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं है, यंग लड़का है, होपफुली आगे अच्छा करेगा वो। बट मुझे मालूम था, पूरी उम्मीद थी कि पंजाब मेरे लिए जाएगा, बिकॉज मेरा डोमेस्टिक सीजन जैसा गया है वाइट बॉल का इस साल, और ऑब्वियसली मेरे जो सिलेक्शन मैचेस में जो हमारे ट्रायल्स होते हैं, जो मेरा परफॉर्मेंस था उसमें, तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे पिकअप करेंगे, और मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था ये चीज़ कि एक हाइप बन गया था, और लकीली मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया इस साल, तो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ है। जब आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देखी उसको? सर, क्रिकेट छोड़ने का दौर नहीं आता, बट हाँ कभी कभी जैसे आप भी एक प्रोफेशन है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो जब डाउन्स होते हैं तो आप सोचते हो कि आप उतने अच्छे हो कि नहीं, उतने बेहतर हो कि नहीं हो। तो हमेशा से मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत इमेंस था। मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, लेटली मेरे जिया जी, तो मुझे वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए हमेशा से मुझे
वो बैकअप था कि हमेशा से उन्होंने मुझे बोला कि मेरे में वो टैलेंट है कि खेलने का। तो जब भी लोज आते थे तो कभी छोड़ने का नहीं सोचा, छोड़ने का, बट हाँ लोज आए जहाँ पे खुद पे क्वेश्चन किया मैंने कि मैं उतना अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, बट हमेशा से फैमिली सपोर्ट था और सब अच्छा रहा। संदेश है कि सपने देखना ज़रूरी है और सपने सच ज़रूर होते हैं, बट उस सपने के लिए एक छोटा सा बबल होता है हमारा और सपने के बीच में, उसमें काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बट वो बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर सपने साकार होते हैं। सर एक दौर आया था कि आप क्रिकेट छोड़ने वाले थे, उसके बाद फिर